हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम लोग थर्ड पेपर के सेकेंड यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है मनोभ्रंश। आइए देखते हैं मनोभ्रंश क्या होते हैं। चेतनता के एक स्थिर स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक संज्ञान में ह्रास न्यूनीकरण को मनोभ्रंश कहते हैं। चेतनता के एक स्थिर स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक संज्ञान यानी स्वयं के ज्ञान में अगर ह्रास हो जाए तो उसे ही मनोभ्रंश कहते हैं। जिससे चेतनता में बिना किसी ह्रास के स्मृति ह्रास निहित होता है। स्मृति ह्रास, जिसे स्मृति लोप भी कहते हैं। इससे सामान्य बुद्धि, अधिगम, स्मृति, भाषा, समस्या समाधान, उन्मुखता, प्रत्यक्षीकरण, अवधान या ध्यान एवं सामाजिक योग्यताएं जैसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं मनोभ्रंश में प्रभावित हो सकती हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो हमारी संज्ञानात्मक यानी हमारे संज्ञान के लेवल की प्रक्रियाएं हैं, यह सब मनोभ्रंश में प्रभावित होती हैं, क्योंकि मनोभ्रंश में स्मृति का ह्रास होता है यानी स्मृति लोप हो जाता है। इस रोग के प्रारंभ में व्यक्ति का व्यवहार संगठित दिखाई पड़ता है। इस विकृति में लघुकालिक स्मृति प्रभावित होती है। व्यक्ति का व्यवहार तो संगठित रहता है, क्योंकि इसमें दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ते हैं। यह व्यक्ति के संज्ञानात्मक स्तर पर लघुकालिक प्रभाव छोड़ते हैं। मनोभ्रंश मुख्यतः अधिक आयु अथवा जरावस्था यानी कि वृद्धावस्था में उत्पन्न होने वाला रोग है। अमेरिका में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में इसकी व्यापकता 5% तक अनुमानित है। अमेरिका में जो 65 प्लस लोग हैं, उनमें यह 5% पाई जाती है, तथा 85 प्लस आयु के पश्चात इसकी व्यापकता बढ़कर 16.25% तक हो जाती है। इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि जो मनोभ्रंश है वह 65 वर्ष के बाद तो 5% थी, लेकिन 85 वर्ष यानी वृद्धावस्था, जरावस्था में यह बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। मनोभ्रंश के अनेक प्रकार हैं। मनोभ्रंश कई प्रकार के होते हैं, जैसे पार्किंसन रोग, हंटिंगटन रोग, पिक रोग, अल्जाइमर, वहिकामय मनोभ्रंश आदि। यह सब मनोभ्रंश के प्रकार हैं। आइए इसमें पहला रोग है अल्जाइमर, इसके बारे में समझते हैं। क्या है अल्जाइमर? सन 1901 की बात है। जर्मन मनोचिकित्सक डॉक्टर एलायस अल्जाइमर, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अल्जाइमर रोग अल्जाइमर महोदय के नाम पर ही रखा गया है। डॉक्टर एलायस अल्जाइमर इनका पूरा नाम है। इन्हीं के नाम पर इस रोग का नाम अल्जाइमर रखा गया, क्योंकि इन्होंने ही इस रोग की खोज की थी। 51 वर्षीय श्रीमती अगस्टे डी नामक एक रोगी का साक्षात्कार किया। डॉक्टर अल्जाइमर ने उस महिला को कई वस्तुएं दिखाईं और फिर बाद में उन्होंने उस महिला से पूछा कि उसे कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई गई थी, परंतु उस महिला को उन वस्तुओं की कुछ भी स्मृति नहीं थी। इन्हीं के नाम पर आगे चलकर इस रोग का नाम अल्जाइमर रखा गया। बाद में डॉक्टर अल्जाइमर प्रसिद्ध विज्ञानी एमिल क्रेपलिन ने अपनी पुस्तक से इस रोग का वर्णन किया, जो अल्जाइमर रोग के नाम से जाना जाता है या रखा गया था। जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, तब उसके शरीर के अंगों में वयोवृद्धि के साथ साथ क्षति भी उत्पन्न होती है।
जब यह अति वृद्धावस्था के पूर्व होती है और इससे संबंधित मनोचिकित्सीय संलक्षण को पूर्व जराजन्य मनोभ्रंश कहते हैं। पूर्व जराजन्य यानी कि जराजन्य एज में, वृद्धावस्था में यह होती है, इसलिए इसको पूर्व जराजन्य रोग या मनोभ्रंश कहते हैं। इसमें यह देखा गया कि यह जो है स्मृति के अल्पकालिक स्तर को प्रभावित करती है। यह स्मृति के अल्पकालिक स्तर को प्रभावित करती है, इसलिए व्यक्ति को जो अभी कुछ बताया जा रहा है उसे तुरंत बताने के जस्ट बाद पूछा जाता है तो उसकी अल्पकालिक स्मृति प्रभावित रहती है, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। अल्जाइमर जरा जन्म पूर्व मनोभ्रंश है, अभी हमने आपको बताया। अल्जाइमर की क्या क्या विशेषताएं हैं देखिए। इस रोग के आरंभ में व्यक्ति क्रियाशील जीवन से धीरे धीरे अलग हो जाता है। जब यह रोग व्यक्ति में प्रारंभ होता है तो व्यक्ति अपनी क्रियाशीलता के जीवन से धीरे धीरे अलग होने लगता है। सामाजिक क्रियाओं एवं रुचियों में कमी हो जाती है। जो व्यक्ति समाज में अधिक रुचि लेता था अब वह समाज में कम रुचि लेने लगता है और उसकी सामाजिक क्रियाकलाप कम हो जाते हैं। मानसिक सतर्कता एवं समायोजन में ह्रास होने लगता है, वह सही ढंग से समायोजन नहीं कर पाता है। भाषा संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उसको बोलने में भी कठिनाई होने लगती है। अल्पकालिक स्मृति का ह्रास हो जाता है, अभी हमने बताया कि अल्पकालिक या लघुकालिक स्मृति का ह्रास हो जाता है। व्यक्ति अत्यधिक सशंकित रहने लगता है। सशंकित मतलब है शंका से युक्त, उसको हमेशा किसी न किसी चीज का शंका बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति अचानक हिंसात्मक होता है कि किसी को हानि पहुंचाना, चाहे वह शारीरिक हो मानसिक हो। तो व्यक्ति किसी को भी अचानक रूप से हिंसात्मक व्यवहार कर सकता है या फिर एकदम निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि बिना क्रिया के रहित वह एकदम निष्क्रिय और शांत हो जाता है। या तो हिंसात्मक व्यवहार करता है या एकदम शांत हो जाता है। व्यक्ति अशब्द का भी उपयोग कर सकता है। अशब्द यानी कि बुरे शब्द। उनका जीवन अस्त व्यस्त या बाधित हो सकता है। समय बीतने के साथ साथ रोगी की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। समय धीरे धीरे जैसे बीतता है रोगी के रोग में भी वृद्धि धीरे धीरे होती रहती है। ये जो भी लक्षण अभी हमने आपको बताए इन सब लक्षणों में भी धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है, जिससे व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है और वह सशंकित रहने लगता है, वह ढंग से बोल नहीं पाता, उसकी स्मृति का ह्रास हो जाता है। बहुत सारी उसके अंदर जो उसका संज्ञानात्मक लेवल है वह बहुत ही प्रभावित हो जाता है। वह निर्णय करने की क्षमता नहीं ले पाता। अंततः मांसपेशियों के ह्रास, अभी तक उसका मानसिक ह्रास हुआ था, अब धीरे धीरे जब मानसिक ह्रास हो जाता है व्यक्ति का दिमाग एकदम खोखला हो जाता है, उसे कुछ भी नहीं समझ में आता, तब उसके शारीरिक ह्रास होने लगता है। तो यहाँ मानसिक ह्रास होने के बाद मांसपेशियों के ह्रास एवं निष्क्रियता के कारण रोगी बिस्तर पर पड़ जाता है। पहले मानसिक ह्रास होता है फिर शारीरिक यानी फिजिकली ह्रास होता है। सामान्यतः न्यूमोनिया अथवा किसी अन्य श्वसन या हृदय संबंधी समस्या के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। जब वह बेड पर पड़ जाता है, बिस्तर पर पड़ जाता है, तब उसे कोई भी बीमारी आकर या तो निमोनिया हो या श्वसन संबंधी हो या हृदय संबंधी हो, कोई भी समस्या हो, उससे वह ग्रसित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह एक बहुत ही घातक बीमारी है। इसके कारक कौन कौन से हैं? कौन से कारक हैं जिससे यह मनोभ्रंश व्यक्ति में उत्पन्न होता है? आइए समझते हैं।
पहला है वंशानुगत कारक, हेरिडिटी जिसको कहते हैं, वंशानुगत कारक। अल्जाइमर रोग के लगभग 40% रोगियों में इस रोग का इतिहास मिलता है। 40% रोगियों में इस रोग का इतिहास मिलता है। अतः इस रोग के विकास में वंशानुगत कारकों की भूमिका को मान्यता प्राप्त है। इस रोग में बी या एजी प्रोटीन एवं 42 अमीनो पेप्टाइन है। इस रोग में बी या एजी प्रोटीन या एवं 42 अमीनो पेप्टाइन है जो एटीपी यह एपीपी नहीं एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको कहते हैं, जो एटीपी का विश्लेषण उत्पाद है और यह जराजर चकत्तों का प्रमुख संगठनात्मक अवयव है। इस रोग में माना गया है कि मस्तिष्क में जराजन्य चकत्ते एवं उलझे हुए तंत्रिका तंतुओं के गुच्छे तो दिखाई पड़ते ही हैं। ऐसा माना जाता है कि यह जो रोग है इसमें बी या एजी प्रोटीन और 42 एमिनोपेप्टाइन है जो एटीपी का विश्लेषण उत्पाद है और इसमें जराजर चकत्ते जो होते हैं इसका प्रमुख संगठन करने वाले अवयव हैं। और इस रोग में यह माना जाता है कि मस्तिष्क में जराजन्य चकत्ते जो है कि न्यूरॉन्स जो है उसमें उलझे हुए हैं, दिखाई पड़ते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है स्नायु विकृति। अल्जाइमर रोग में इस मस्तिष्क की संरचना से संबंधित परीक्षण करने पर अधोवर्णित 3 विशेषताएं परिलक्षित हुई हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा था वंशानुगत कारक और नेक्स्ट है स्नायु विकृति। तो इसमें कहा गया है कि जो अल्जाइमर रोग है इसमें मस्तिष्क की संरचना से संबंधित परीक्षण करने पर 3 विशेषताएं देखी गई हैं। पहला है फैले हुए जराजन्य या चकत्ते का दिखाई पड़ना, गहरे रंग के पदार्थ स्नायु कोशिका शरीर में तंत्रिका तंतुओं के नियमित विन्यास का उलझ जाना एवं गुच्छ बन जाना। इसमें पहला पॉइंट यह कहा गया है, जो 3 विशेषताएं देखने को मिलती है इसमें पहली विशेषता यह है कि जो फैले हुए जराजन्य चकत्ते हैं वह तो दिखाई ही पड़ते हैं। यह गहरे रंग के पदार्थ के बने होते हैं। जो शरीर में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका तंत्र होते हैं, उनके नियमित विन्यास में ये उलझ कर गुच्छ बन गए हैं। इसी कारण मनोभ्रंश की उत्पत्ति होती है। दूसरा पॉइंट है तंत्रिका ऊतकों में छोटे छोटे छिद्रों की उपस्थिति जिन्हें कणिका रिक्तिकाएं कहते हैं और ये कोशिकाओं के भय के कारण उत्पन्न होती हैं। दूसरा पॉइंट यह कहा गया है कि जो हमारे तंत्रिका ऊतक हैं इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं जिसे कणिका रिक्तिकाएं कहते हैं और जब व्यक्ति को भय लगता है, डर लगता है, उसी समय ये उत्पन्न होती हैं। ये कोशिकाएं भय के कारण उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है तीसरी विशेषता, अल्जाइमर में मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस हमने आपको पिछले यूनिट में बताया था कि यह संवेग, अधिगम इन सब का केंद्र होता है, नियमन करता है। अल्जाइमर में मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस का क्षय होना, जब हिप्पोकैम्पस का ही क्षय हो जाएगा तो अधिगम कहाँ से होगा, स्मृति कहाँ से होगी और संवेग कहाँ से होंगे, इन सब का तो क्षय ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क के कोशिका शरीर में सर्वाधिक क्षय होता है। जो हमारे मस्तिष्क का भाग है अग्र मस्तिष्क, इसमें जो भी कोशिकाएं स्थित हैं उनका क्षय हो जाता है। सबसे ज़्यादा क्षय अग्र मस्तिष्क के कोशिकाओं का होता है। हम कह सकते हैं कि अल्जाइमर मस्तिष्क में चकत्तों एवं उलझे तंत्रिका तंत्र के हिप्पोकैम्पस में स्नायु की क्षति एवं स्नायुविक अंतःग्रंथियों के अपक्षय
अपक्षय मतलब टूटने फूटने से के कारण उत्पन्न होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अल्जाइमर रोग है वह व्यक्ति के मस्तिष्क में जो चकत्ते हैं और हमारे मतलब ब्रेन के तंत्रिका तंत्र उलझ गए हैं, उसमें जो हिप्पोकैम्पस है वो तो आपको पहले ही बताया कि ये क्षय हो चुके हैं, यानी टूट फूट गए हैं। स्नायु की क्षति, इनसे क्या होती है, हमारे न्यूरॉन्स की क्षति हो जाती है एवं स्नायुविक अंतः ग्रंथियों के अपक्षय, और जो भी स्नायु की क्षति हुई और उनके ग्रंथियों का भी अपक्षय हो जाता है, यानी टूट फूट जाती हैं। इसके कारण मनोभ्रंश उत्पन्न होते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर सारी मस्तिष्कीय प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला है वहिका में मनोभ्रंश। वहिकामय मनोभ्रंश को पहले बहुरोध गतितांत मनोभ्रंश के नाम से जाना जाता है। इस रोग के लक्षण भी अल्जाइमर रोग से काफी मिलते जुलते हैं। यह जो वहिकामय भ्रंश है, इस मनोभ्रंश, इसके लक्षण भी अल्जाइमर रोग से मिलते जुलते हैं, परंतु वास्तविकता में यह एक अलग प्रकार का रोग है और इसके स्नायु विकारी आधार भी भिन्न होते हैं। स्नायु विकारी मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं वह भी भिन्न होते हैं। इस रोग में मस्तिष्क के अति क्षुद्र क्षेत्रों तक धमनियों द्वारा रक्त आपूर्ति अवरुद्ध यानी बंद हो जाती है, छोटा आघात हो जाता है और समय बीतने के साथ साथ उससे संबंधित स्नायु कोष का अपक्षय यानी टूटना फूटना हो जाता है। इसमें यह कहा गया है कि इसमें भी जो हमारे स्नायु कोष हैं वो टूटते फूटते हैं, लेकिन इसमें जो स्नायु विकार हैं वह अल्जाइमर रोग से अलग होते हैं और इसमें मस्तिष्क के अति क्षुद्र क्षेत्रों में, यानी जो छोटे छोटे भाग हैं उनमें जो धमनियाँ होती हैं उनकी रक्त आपूर्ति बंद हो जाती है। मस्तिष्क के जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं उनमें धमनियों में रक्त की आपूर्ति यानी ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और छोटा आघात हो जाता है। समय बीतने के साथ साथ यानी जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे स्नायु कोष का अपक्षय हो जाता है और अपक्षय होने से वहिकामय मनोभ्रंश की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है पार्किंसन रोग। 1817 में एक अंग्रेज चिकित्सक जेम्स पार्किंसन, ध्यान दीजिएगा अल्जाइमर को भी हमने बताया था कि अल्जाइमर महोदय के ही नाम पर है और पार्किंसन रोग भी पार्किंसन के नाम पर है। 1755 से 1820 में कई रोगियों में एक ऐसी दशा का वर्णन किया है जिसका आगे चलकर पार्किंसन रोग नाम पड़ा। आगे फ्रांसीसी तंत्रिका विज्ञानी चार्टकोट ने पार्किंसन रोग पर एक नैदानिक विवरण प्रस्तुत किया। इन्होंने एक ऐसे रोग की खोज की जो अपने ही नाम पर, जिसका नाम पार्किंसन रोग रखा, और इसका जो है आगे रिसर्च एक तंत्रिका विज्ञानी फ्रांसीसी व्यक्ति ने, जिसका नाम चार्टकोट था, पार्किंसन रोग पर एक नैदानिक विवरण प्रस्तुत किया। 1950 के दशक में स्वीडिश तंत्रिका विज्ञानी आर्विड कॉल ने यह मत व्यक्त किया कि यह रोग मस्तिष्क के एट्रिएटम मापक क्षेत्र में डोपामीन के कमी से होता है। इसके बाद 1950 में एक स्वीडिश तंत्रिका विज्ञानी थे आर्विड कॉल ने यह बताया कि यह जो हमारे मस्तिष्क का स्ट्रिएटम मापक है, इसमें जो डोपामीन है इसकी कमी के कारण पार्किंसन रोग होता है। इस रोग में आधारी गुच्छिकाओं से संबंधित जो यह रोग है
यह आधारित कोशिकाओं से संबंधित है। यह रोग 50 वर्ष की आयु के बाद कभी भी उत्पन्न हो सकता है। यह रोग 50 वर्ष की आयु के जो मतलब व्यक्ति हैं उनमें कभी भी हो सकता है। आयु में वृद्धि के साथ साथ इस रोग की व्यापकता भी बढ़ती है। इस रोग के रोगियों में सर्वप्रथम गति पेशीय पेशीय मतलब मांसपेशियां, गति पेशी लक्षण जैसे कपकपी, स्मृति ह्रास से संबंधित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वह व्यक्ति को कपकपी लगती है, उसके स्मृति का ह्रास हो जाता है। यह सब लक्षण पार्किंसन रोग में पाए जाते हैं। अगला है हमारा हंटिंगटन रोग। जॉर्ज हंटिंगटन, डॉक्टर अल्जाइमर, पार्किंसन और जॉर्ज हंटिंगटन तीनों मनोवैज्ञानिकों के नाम पर है। सर्वप्रथम 1872 में इस रोग का वर्णन किया। हंटिंगटन रोग का वर्णन जॉर्ज हंटिंगटन ने 1872 में किया। 22 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना शोध पत्र कोरिया को द मेडिकल एंड सर्जिकल रिपोर्टर नामक जर्नल में प्रकाशित किया। जब यह 22 वर्ष के थे तभी इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रकाशित करवाया द मेडिकल एंड सर्जिकल रिपोर्टर नामक जर्नल में। इस शोध पत्र में अपने पिता एवं पितामह यानी दादा के ग्रस्त इस रोग के अनैच्छिक गतियों एवं अन्य लक्षणों का बड़ा ही सार्थक वर्णन किया है। यह जो डॉक्टर हंटिंगटन थे, जॉर्ज हंटिंगटन, इनके जो पिता थे और पितामह यानी दादा थे, दोनों लोग इस रोग से ग्रस्त थे। इनके गतियों को, इनके लक्षणों को, अनैच्छिक क्रियाओं को ये बहुत ही सार्थक ढंग से वर्णन किए। उन्होंने कहा कि यह रोग वंशानुगत है। यह रोग वंशानुगत है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को प्रभावित करता है और इससे मानसिक ह्रास उत्पन्न होता है। मानसिक ह्रास जैसे मेमोरी और लर्निंग, यह सब उत्पन्न होता है। इस रोग के व्यक्ति में मनोभ्रंश के साथ साथ तीव्र विषाद एवं मनोविक्षिप्तता उत्पन्न हो सकती है। हंटिंगटन ने बताया कि ऐसे जो रोगी होते हैं इनमें मनोभ्रंश तो होता ही होता है, इसके साथ साथ तीव्र विषाद की स्थिति भी होती है, मनोविक्षिप्तता भी उत्पन्न हो सकती है। इस रोग में व्यक्ति के निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। हंटिंगटन रोग में कौन कौन से लक्षण व्यक्ति के दिखाई देते हैं, देखिए। अत्यधिक व्याकुलता, व्यक्ति अत्यधिक व्याकुल रहता है। अल्पकालिक स्मृति का ह्रास, उसे कुछ भी तुरंत आप कुछ बताइए तुरंत ही वह भूल जाता है, उसे अल्पकालिक स्मृति का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। हाथ की लिखावट में परिवर्तन, उसकी हैंड राइटिंग बदल जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है, मनोदशा में परिवर्तन हो जाते हैं और अनेक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इस रोग का कारण प्रोटीन की कमी और उसके असामान्य वितरण के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रोग की कमी, इस रोग के जो कारण हैं इसमें व्यक्ति में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए और उसका असामान्य वितरण हो हमारे बॉडी में तो यह रोग उत्पन्न हो सकता है। इस रोग में मस्तिष्कीय कोशिकाएं जो ब्रेन सेल हैं वह नष्ट हो जाती हैं, जिससे यह रोग उत्पन्न हो जाता है। प्रोटीन की कमी होती है और हमारे शरीर में जो प्रोटीन का असामान्य वितरण है, इसके कारण जो मस्तिष्कीय कोशिकाएं हैं, ब्रेन सेल हैं, वह नष्ट हो जाती हैं। ब्रेन सेल नष्ट हो जाती हैं तो व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आता, उसके अल्पकालिक स्मृति का ह्रास हो जाता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और यह रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है पिक रोग। फ्रागनड शहर
उपार्जन पिक फ्रॉग नरसंहार उपार्जन पिक ने सन 1852 में इस रोग का विवरण प्रस्तुत किया। फ्रॉग नरसंहार उपार्जन रोग पिक इनका एक नाम है। इन्होंने 1852 में इस रोग का विवरण प्रस्तुत किया। इस रोग का आरंभ 40 से 50 आयु के मध्य उत्पन्न होता है। यह जो रोग है 40 से 50 आयु के मध्य उत्पन्न होता है। इस रोग के व्यक्ति में चिंतन संबंधी इस रोग के व्यक्ति में चिंतन संबंधी त्रुटियां, स्मृति ह्रास, शीघ्रता से थक जाना एवं चरित्र में बदलाव जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। यह जो पिक रोग है इसमें व्यक्ति के चिंतन से संबंधित अनेक समस्याएं हो जाती हैं, जैसे उसका स्मृति ह्रास, वह शीघ्रता से कोई भी काम करेगा तुरंत ही थक जाएगा एवं उसके चरित्र में भी बदलाव हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति के मस्तिष्क के अग्र एवं शंख खंड में अपक्षय मतलब होता है टूटना फूटना उत्पन्न होता है। यह जो रोग है पिक रोग, इसमें व्यक्ति के जो मस्तिष्क का अग्र खंड है एवं शंख खंड है इसमें तोड़ फोड़ स्टार्ट हो जाता है, यानी अपक्षय प्रारंभ हो जाता है और व्यक्ति के स्मृति का धीरे धीरे ह्रास हो जाता है। जहाँ भी कोई चीज़ें टूटती फूटती हैं वहाँ स्मृति ह्रास हो जाता है। पिक रोगियों में असामान्य मस्तिष्कीय कोशिकाएं या पिंड पाए जाते हैं। जो पिक रोगी होते हैं इनमें असामान्य याद ध्यान दीजिएगा, असामान्य मस्तिष्कीय कोशिकाएं या पिंड पाए जाते हैं जिसे पिक पिंड कहा जाता है। इनमें सामान्य मस्तिष्क कोशिकाओं का अभाव होता है। असामान्य मस्तिष्कीय कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे पिक पिंड कहा जाता है। यहाँ पर हमने आपको यह भी टॉपिक कंप्लीट करा दिया, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने मनोभ्रंश वाले टॉपिक में मनोभ्रंश क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, किसको प्रभावित करता है, यह सब पढ़ा। इसके बाद मनोभ्रंश के प्रकार अनेक प्रकार पढ़े, जैसे अल्जाइमर रोग की विशेषताएं, इसके कारक। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्नायु विकृति, वहिकामय मनोभ्रंश, पार्किंसन रोग, हंटिंगटन रोग और हंटिंगटन रोग के लक्षण। इसके बाद पिक रोग। यहाँ पर यह टॉपिक आपका समाप्त होता है। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।